स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू इनसी डेट इज एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या लिखा भाई, क्या लिखा है, पढ़ो बताओ क्या लिखा है। स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक पढ़ने वाले हैं। देखो स्ट्रोक क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और आज का जो लेक्चर क्या होगा हमारा, आज का लेक्चर जो है वो सेकंड लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में क्या था, फर्स्ट लेक्चर में नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में था, ठीक है, कि नर्वस सिस्टम में ब्लड सप्लाई कैसे होती है, कैसे क्या होता है, सब कुछ मैंने बता दिया था फर्स्ट लेक्चर। आपको वो BMW से पहले मिल जाएगा, ठीक है, BMW में बीच में मैंने कर दिया था। देखो तो स्ट्रोक ना, स्ट्रोक और SHOC के शॉक। अब मुझे ये बताओ, पढ़ने से पहले ही पता तो होना चाहिए ना कि स्ट्रोक क्या होता है ना। पढ़ने से पहले क्या पता तो होना चाहिए ना एटलीस्ट कि स्ट्रोक होता क्या है, एज लाइक इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन टाइप का हो जाता है कि भाई स्ट्रोक होता क्या है ना। स्ट्रोक पता तो होना चाहिए भाई। मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं पढ़े जा रहा हूँ, पता ही नहीं है भाई स्ट्रोक क्या होता है स्ट्रोक क्या होता है पता ही नहीं चल रहा है। बस डेफिनेशन पढ़ लिया है, उसका साइंस सिम्टम्स पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, सब कुछ खत्म हो चुका। स्ट्रोक होता है क्या पता ही नहीं है, ठीक है। देखो बताता हूँ, स्ट्रोक और शॉक, स्ट्रोक और शॉक दोनों भाई अलग अलग चीज़ है। पहले बताता हूँ, पेपर में जो आएगा ना, पेपर में क्या आता था, स्ट्रोक आता था, बच्चे शॉक लिख के आ जाते थे, या शॉक आता तो स्ट्रोक लिख देते थे। यार सेम सेम चीज़ ही तो है, दोनों में ब्लड क्लॉट होता है। गलत बोल रहे हो आप, ऐसे नहीं होता। बताता हूँ, देखो क्या होता है। शॉक में क्या होता है ना, किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई लिमिट होता है, किसी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई लिमिट होता है। और स्ट्रोक में किसी ब्रेन के पार्ट में ब्लड सप्लाई लिमिट होता है, ब्रेन के पार्ट में, ठीक है, ब्रेन के पार्ट में, ठीक है। ऑर्गन में ब्लड सप्लाई लिमिट होगा, जैसे मान लो रिस्पायरेशन में लंग्स में ब्लड सप्लाई लिमिट हो गया तो रिस्पायरेटरी शॉक हो गया, ठीक है। अगर मान लो किसी ऑर्गन में हो गया, जैसे किडनी हो गया तो किडनी शॉक हो जाएगा, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई लिमिट हो जाएगा किडनी में, तो किडनी अपना फंक्शन करना बंद कर देगी, मतलब कम कर देगी, ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रोक की बात करते हैं भाई, स्ट्रोक क्या होता है भाई, स्ट्रोक क्या होता है, ठीक है। देखो तो स्ट्रोक में क्या होता है ना कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई लिमिट हो जाता है। ब्रेन में जब ब्लड सप्लाई लिमिट होगा तो उससे क्या होगा, जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई लिमिट हो गया, अब ब्रेन में ब्लड सप्लाई लिमिट होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाएगा। जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा ब्रेन, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो डिसफंक्शन करेगा, बॉडी में कहीं ना कहीं डिसफंक्शन होगा, ठीक है। देखो स्ट्रोक में ना, स्ट्रोक में एक निमोनिक चलता है जिसे कहते हैं बी फास्ट करके चलता है। ये बी फास्ट इतना कॉमन हो चुका है ना, इतना कॉमन हो चुका है, हर कोई भी आता, कोई भी बताता है बी फास्ट है, बी फास्ट है, बी फास्ट है, बी फास्ट है। भाई बी फास्ट जो होता है ना वो नॉर्सेट तक में आया हुआ है, नॉर्सेट में भी आया था, नॉर्सेट 8.0 में आया था, 8.0 में भी जल्दी फिलहाल आया हुआ था नॉर्सेट में, कि बी फास्ट में ये बताओ कि एक पेशेंट है जिसको मैनेज करना और स्ट्रोक का पेशेंट है तो कौन सा बी फास्ट में सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आया हुआ था, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखते हैं बी फास्ट होता क्या। देखो बी का मतलब होता है सबसे पहले बैलेंस इशू। जो पेशेंट स्ट्रोक करेगा ना सबसे पहले उसके अंदर बैलेंस इशू आएगा, ठीक है। आई डेविएशन अभी बताता हूँ। आई डेविएशन में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बैठे हुए हैं, आई डेविएशन। फिर एफ का मतलब होता है फेशियल डेविएशन। ए का मतलब क्या होगा, आर्म वीकनेस, भाई उसका आर्म जो होगा वो वीक हो जाएगा। एस का मतलब क्या होगा, स्पीच डेफिसिट, पेशेंट बोल नहीं पाएगा, मतलब हिचकिचाएगा बोलने में या फिर प्रॉपर बोल नहीं पाएगा, ठीक है। और टी का मतलब होता है टाइम को कितना मैनेज कर रहे हो आप, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि आई डेविएशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो पेशेंट को राइट साइड में स्ट्रोक है, ठीक है, राइट साइड में स्ट्रोक है। अगर पेशेंट को राइट साइड में स्ट्रोक है ना, राइट साइड के किसी पार्ट के ब्रेन के पार्ट में स्ट्रोक है, तो उसका जो आई का जो डेविएशन होगा ना, आई का जो मूवमेंट होगा वो राइट तरफ ही रहेगा, आई का जो मूवमेंट होगा वो राइट तरफ ही रहेगा। और ये एक इंडिकेशन होता है जब पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आ रहा है, जब आपकी ड्यूटी मान लो इमरजेंसी में लगी हुई है और पेशेंट स्ट्रोक का आ रहा है, कुछ नहीं करना, उसके आइज़ को देखना, आइज़ को देख के पता लगा लोगे आप कि पेशेंट किस स्टेज में बैठा हुआ। पहली बात, दूसरी बात होता है कि कौन से साइड में स्ट्रोक हो रखा है उसे, ठीक है। एकदम से वहीं पता चल जाएगा, एकदम से इंडिकेशन मिल जाएगा हमें कि भाई साहब पेशेंट, क्योंकि पेशेंट की जो आंखें रहेंगी ना वो उसी साइड डेविएटेड रहेंगी जिस साइड पेशेंट को स्ट्रोक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मुझे स्ट्रोक आ गया, जैसे मुझे स्ट्रोक है, ठीक है, मुझे स्ट्रोक है, जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ ना, तो लेफ्ट ब्रेन में मेरे स्ट्रोक हो गया, तो मेरी जो आइज़ रहेगी ना, ये आइज़ ऐसे लेफ्ट की तरफ देखेगी, लेफ्ट की तरफ रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि हाँ लेफ्ट में इसको स्ट्रोक है, ठीक है, ये हो गया। फेस डेविएशन में रहेगा, आर्म वीकनेस रहेगा, स्पीच डेफिसिट रहेगा और टी से टाइम रहेगा। देखो बी फास्ट एक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान लो तुम्हारा वाइवा चल रहा है ना, प्रैक्टिकल हो रहा, ठीक है, एशियन का प्रैक्टिकल हो रहा, प्रैक्टिकल में टीचर आता है, टीचर ये पूछता है कि स्ट्रोक में मैनेज कैसे करोगे, क्या निमोनिक होता है, तो तुमने बोल दिया बी फास्ट, सर बी फास्ट करते हैं। बी फास्ट में उसने सर ने ये पूछ लिया कि जो आइज़ का जो मूवमेंट होता है, ये बताओ अगर पेशेंट राइट साइड
वो स्ट्रोक है तो आइज का मूवमेंट किधर रहेगा, राइट साइड रहेगा बस। टी से टी का मतलब क्या होगा, टाइम विद इन टाइम में अगर मैनेज कर लेते हो तो पेशेंट सीवियर उसको चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बचने के, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो स्ट्रोक के भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है, हर किसी का एक रिस्क फैक्टर होता है। तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहले स्मोकिंग आती है, स्मोकिंग आ गया। फिर उसके बाद डायबिटिक मेलाइटिस। अब देखो डायबिटिक मेलाइटिस जो होता है ना, अब मुझे ये बताओ डायबिटिक मेलाइटिस ही क्यों भाई, सबको इंडिया में तो सबसे ज़्यादा डायबिटिक मेलाइटिस के केस पाए जाते हैं, उस हिसाब से सबको स्ट्रोक होना चाहिए, उस हिसाब से तो सबको स्ट्रोक होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा बताओ। कि भाई जब डायबिटिक मेलाइटिस का पेशेंट तो हर कोई है, हर घर में एक मिलेगा डायबिटिक मेलाइटिस का, तो हर घर में क्या स्ट्रोक हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो डायबिटिक मेलाइटिस से क्या होता है ना, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, कार्डियक डिसीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस कहीं ना कहीं होने लगते हैं। जैसे डायबिटिक मेलाइटिस में मैंने आपको बताया था कि माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। माइक्रो में क्या था, माइक्रो में तो जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ठीक है, फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया, न्यूरोपैथी हो गया है। और मेजर में क्या था, मेजर में जैसे सीबीडी हो गया, पीवीडी हो गया, इस टाइप की, तो डायबिटिक मेलाइटिस हो गया। फिर डीजनरेटिव लिपिड, डीजनरेटिव लिपिड का मतलब क्या होगा कि एलडीएल जो होता है इसमें एलडीएल बढ़ जाता है और एचडीएल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लो मतलब डायबिटिक में मैं बताता हूँ, रुकिए। एलडीएल की जो वैल्यू होती है ना, एलडीएल की वैल्यू बढ़ी रहती है और एचडीएल की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड, ठीक है, अप डाउन हो जाता है, जिसके वजह से भी वहाँ पे क्या हो जाता है, लिपिड लिपिड इन द सेंस फैट ही है एक तरीके का, ठीक है, लिपिड इन द सेंस फैट है, फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। हाइपरटेंशन, अब हाइपरटेंशन जो है ना, हाइपरटेंशन, अब देखो हाइपरटेंशन तो हर किसी को भी होता है, जैसे डायबिटिक मेलाइटिस है वैसे हाइपरटेंशन भी है। तो हाइपरटेंशन का ना एक वो है, रिक्स है, मतलब एक लाइन दे रखा है, जैसे अगर 130/80, अगर किसी पेशेंट को 130/80 होता है तो कहीं ना कहीं चांस बन जाता है स्ट्रोक होने का, ठीक है। फिर अर्थरोस्क्लेरोसिस, लीस्ट बट नॉट द कॉमन, ठीक है, अर्थरोस्क्लेरोसिस कहीं ना कहीं जाके एक मेजर फैक्टर बनता है हमारे इंटरस्टाइनल कोरोनरी आर्टरी में, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में अगर हो रहा है अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है तो स्ट्रोक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ना देखो मैंने क्या बता दिया कि उसमें मैनेज कैसे करते हैं, रिस्क फैक्टर क्या होता है, ठीक है। देखो अगर स्ट्रोक का है ना, स्ट्रोक का हमारे पास अगर पेशेंट आता है, भाई स्ट्रोक का पेशेंट है, तो स्ट्रोक के पेशेंट में या फिर टीचर जो पूछेगा ना स्ट्रोक में, मेन दो ही चीज़ पूछता है, मेन जो है टीचर जो है तुमसे दो ही चीज़ पूछ सकता है स्ट्रोक में, अगर वाइवा हो रहा है तो, या फिर अगर पेपर में आ रहा है तो, ठीक है। पेपर में दो चीज़ टीचर पूछेगा तुमसे, सबसे पहला जो होता है, ये तो मैंने बी फास्ट बता दिया, एक ये जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, ठीक है। अगर टीचर ने घुमाने की कोशिश की, थोड़ी सी क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की, तो वो तुमसे पूछ सकता है मेरे भाई कि मैनेजमेंट बताओ मुझे, ठीक है, मैनेजमेंट बताओ या फिर नर्सिंग इंटरवेंशन बताओ। देखो नर्स पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है। देखो ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक ना एज लाइक एंजाइना की तरह होता है, किसकी तरह होता है, एंजाइना की तरह, ठीक है। देखो एंजाइना में क्या होता है, जैसे एमआई आ रहा है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से पहले क्या आता है, एंजाइना आता है। एंजाइना क्या होता है, एक टाइप का वो होता है साइन, एक तरह से समझ लो साइन होता है, ठीक है। सेम एज ये जो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है ना, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक या फिर मिनी स्ट्रोक, तो ये भी एक वार्निंग साइन होता है हमारा, किसका, स्ट्रोक का, ठीक है, वार्निंग साइन होता है, कहता है कि भाई सुधर जाओ, है ना, भाई सुधर जाओ, अब होने वाला तुम्हारे साथ, अब कुछ बुरा ही होगा, तो मतलब सुधर जाओ अब। तो ये क्या है भाई, ये सुधारता है भाई कि सुधरने वाला टाइम आ गया, अब सुधर जाओ, ठीक है। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो होता है या फिर मिनी स्ट्रोक, इसका जो कट ऑफ ड्यूरेशन होता है ना, अगर इसका हम कट ऑफ ड्यूरेशन देखें तो 24 आवर के लिए रहता है, ठीक है, 24 आवर के लिए रहता है। लेकिन जो इंप्रूवमेंट होता है ना, अकर विद इन 1 आवर, जो साइन सिम्टम्स देखने को मिलता है वो 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। और इसको जो दिखता है ना, जो सिम्टम्स होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में अपीयर होते हैं और स्पॉन्टेनियस डिसअपियर भी हो जाते हैं। जैसे मान लो जैसे पेशेंट ऐसे बैठा है, नॉर्मल ऐसे बैठा, अचानक से उसना, अचानक से क्या होगा, उसका ना हाथ तो एकदम लॉक हो जाएगा, एज लाइक पैरालिसिस की तरह होता है, लॉक हो जाएगा, या फिर उसका ना आई डाइवेटेड हो जाएगा, है ना, कुछ डिसअपियर होता है, कुछ सिम्टम्स कुछ मिनट्स के लिए आते हैं फिर डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब क्या हो कि स्ट्रोक आ रहा है और वो क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसअपियर हो जा रहा है, ठीक है। इसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्या होता है कि एस्प्रिन देते हैं 75 mg प्लस एस्प्रिन के साथ क्या क्या देते हैं, ट्राइग्लिसरॉल, ठीक है, 90 mg, ठीक है, 90 mg एस्प्रिन देंगे, फिर ट्राइग्लिसरॉल देते हैं 90 mg, ठीक है। और फिर इसकी जो थेरेपी जो होती है ना, उसको हम कहते हैं ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी। क्या कहते हैं, ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी। देखो क्वेश्चन ना
आंसर जो क्वेश्चन पूछता है आपसे वो ये नहीं पूछेगा, मेडिकेशन कुछ नहीं बोलेगा, वो सिंपल से ये डाल देगा कि ड्यूल एंटी प्लेटलेट थेरेपी कहाँ देते हैं। भाई ड्यूल एंटी प्लेटलेट्स थेरेपी कहाँ देते हैं बताओ, ड्यूल एंटी प्लेटलेट्स थेरेपी कहाँ देते हैं। सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं याद आ रहा, बस याद रखना है स्ट्रोक में देते हैं। स्ट्रोक में कौन से स्ट्रोक में, तो ट्रांसिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक या फिर इमरजेंसी या फिर वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद मैं दो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, एक होता है हमारा वेरिकेस एरिया, बताओगा ब्रेन में होता है, एक होता है ब्रोकास एरिया, ठीक है। वेरिकेस एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ब्रोकास एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मैं आपको ब्रोकास बताऊंगा, वेरिकेस आपको कमेंट में करना है, क्या करना, वेरिकेस आपको कमेंट में करना। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए कर दिया, रोक दिया, कर लो, सोच लिया, हो गया, वीडियो पॉज किया, हो गया, सोच लिया। वेरिकेस एरिया क्या होता है, कमेंट करो, जल्दी करो, कर लिया, कर दिया, हो गया, चलो ठीक है। ब्रोकास एरिया करते हैं। देखो ब्रोकास एरिया जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन या फिर मोटर, इसको मोटर एफेजिया कहते हैं, आल्सो नोन एज एफेजिया, ठीक है, एफेजिया। तो एक्सप्रेशन के लिए रहता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ या मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ, तो किसके लिए, कौन उसे कंट्रोल कर रहा है, भाई ब्रोकास एरिया ही तो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वेरिकेस एरिया आपको बताना है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रोक। देखो टाइप ऑफ स्ट्रोक ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इस्कीमिक और एक होता है हेमरोजेनिक। मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है इस्कीमिक होता है, और हेमरोजेनिक। इस्कीमिक में क्या होता है, इस्कीमिक में ब्लड वेसल्स में क्लॉट का हो जाना, एकोमुलेशन हो जाता, या फिर फैट का एकोमुलेशन हो जाता, वो होता है इस्कीमिक। अगर वो क्लॉट की वजह से जो आर्टरी है वो बस्ट हो जाती है, फट गई आर्टरी, तो वो हो जाती है हेमरोजेनिक स्ट्रोक। कहते नहीं पेशेंट भाई इनमें हैमरेज आ गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, ठीक है। ब्रेन हैमरेज बोलते नहीं, जैसे गांव वगैरह में चले जाओ या फिर बहुत लोग कहते हैं भाई ब्रेन हैमरेज हो गया। ब्रेन हैमरेज नहीं होता, उनको इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। ब्रेन हैमरेज का मतलब हो जाता है कि ब्लड वेसल जो होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं, ठीक है, बस्ट होने की वजह से वो ब्रेन हैमरेज होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं क्या कहते हैं, इस्कीमिक एज वेल एज सॉरी, हम क्या पढ़ेंगे, इस्कीमिक एज वेल एज हेमरोजेनिक स्ट्रोक, ठीक है। देखो इस्कीमिक और हेमरोजेनिक में क्या डिफरेंस होता है, देखो इस्कीमिक जो होता है ना सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है, 90% केसेस होते हैं। हेमरोजेनिक बहुत कम होता है, रेयर होता है, ठीक है। सिंपल सा बताऊं तो इस्कीमिक में ब्लड क्लॉट होता है, हेमरोजेनिक में आर्टरी रप्चर हो जाती है, आर्टरी का बस्ट हो जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस्कीमिक स्ट्रोक ना 90% केसेस में मिलता है, पता है ना, सबसे ज़्यादा मिलता है, मोस्ट कॉमन होता है। ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, ये लीस्ट कॉमन होता है, ये लीस्ट कॉमन होता है, ठीक है, ये लीस्ट कॉमन होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। 90% केसेस में देखने को मिलता है। अब भाई 90% केसेस में मिलता है, ये आपने बता दिया, ठीक है। और आपने ये भी बता दिया कि ये जो होता है इसमें क्या कहते हैं, आर्टरीज में क्या होता है, वो क्या कहते हैं, फैट का डिपोजिशन की वजह से ये देखने को मिलता है। अब मुझे ये बताइए कि इस्कीमिक स्ट्रोक में पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है उसकी, इस्कीमिक स्ट्रोक की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। भाई मुझे ये बताओ कि इस्कीमिक स्ट्रोक है, ठीक है, इस्कीमिक स्ट्रोक है, उसकी एक पैथोफिजियोलॉजी होगी, भाई कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। देखो मैं बताता हूँ, इस्कीमिक स्ट्रोक में ना मेनली एम्बोलिज्म हो जाता है। एम्बोलिज्म का मतलब तो पता ही होगा, भाई थर्ड सेम में पढ़ के आए हो आप लोग, एम्बोलिज्म तो मतलब पता ही होगा ना, है ना, एम्बोलिज्म हो जाता है। अब एम्बोलिज्म की वजह से क्या होता है ना कि क्लॉट वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टॉपेज ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। अब मान लो जैसे ये जो है तुम्हारी आर्टरी है, ये आर्टरी है, ठीक है, ये सेरिब्रल आर्टरी है, ब्रेन की है कोई, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लॉट कर दिया, क्लॉट हो गया। अभी जो ब्लड फ्लो हो रही थी, अभी वो ब्लड तो फ्लो नहीं हो पाएगी, ये रेस्ट्रिक्ट करेगी, यहाँ पे ब्लड तो फ्लो कर नहीं पाएगी क्लॉट की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है ना, तो क्लॉट स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। अब ड्यू टू द एरिथीमिया का मतलब एबनॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है। तो क्लॉट की वजह से क्या होता है ना कि ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, तो एरिथीमिया होगा, अप डाउन होगा हार्ट रेट, ठीक है। इसके वजह से ये पैथोफिजियोलॉजी हो जाती है कि क्यों होता है, एम्बोलिज्म की वजह से होता है, ड्यू टू द क्लॉट ऑफ ब्लड एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एरिथीमिया, ठीक है, कि क्लॉट एम्बोलिज्म होगा, एम्बोलिज्म की वजह से क्या होता है कि जो क्लॉट होता है वो स्टॉप करता है ब्लड फ्लो को, और ब्लड फ्लो जब स्टॉप होगा तो एरिथीमिया लीड करेगा, ये हो गया। उसके बाद अगर हम इसके इंटरवेंशन की बात करें, देखो इंटरवेंशन देते ना, इंटरवेंशन अगर पेशेंट हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक का है, तो इंटरवेंशन एज वेल एज जो टाइम ऑफ पीरियड होता है जिसमें पेशेंट को ट्रीट करते हैं विद इन 4.5 आवर, ठीक है। 4.5 आवर के अंदर अगर हम पेशेंट को ट्रीट कर ले जा रहे हैं, पेशेंट को हम स्ट्रोक से आउट कर ले रहे हैं, तब सही है। नहीं तो उसके बाद अगर जाता है 4.5 आवर्स के बाद जाता है तो पेशेंट कहीं ना कहीं वो हेमरोजेनिक स्ट्रोक में जाने का कंडीशन लीड कर जाता है, ठीक है। तो इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरवेंशन ऑफ विंडो पीरियड, ठीक है, ठीक है। तो इंटरवेंशन ऑफ विंडो पीरियड की बात करें ना, इंटरवेंशन ऑफ विंडो पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट,
तो देखो सबसे पहले होता है इसमें हम देते क्या हैं पेशेंट को मेडिकेशन क्या क्या चलती है, इसमें देते हैं सबसे पहले देते हैं एट्रोप्लेसिया। क्या है, फिर से पढ़ेंगे, ALTE एल्ट प्लेस, ठीक है, एल्टा प्लेस देते हैं। 10% बोलस रहता है, 10% बोलस में 90% इन्फ्यूजन रहेगा ओवर 1 आवर, ठीक है। 10% मेडिकेशन रहता है, 90% हम उसमें इन्फ्यूजन करते हैं 1 घंटे के लिए, और जो बोलस होता है वो 0.9 mg पर kg के हिसाब से चलता है। जो 10% बोलस का मतलब हो गया जो दवाई दे रहे हैं हम, ठीक है, जो मेडिकेशन चल रहा है वो 0.9 ml पर kg प्लस 90% इन्फ्यूजन में हम किसमें 90% इन्फ्यूजन रहता है ओवर 1 आवर। विद इन 1 आवर में हम पेशेंट को इंट्यूबेट करवाते हैं, मतलब पेशेंट को ट्रांसमिट करते हैं, ये हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं हेमरोजेनिक शॉक। क्या आता है हेमरोजेनिक शॉक, अपने जब तक हमने पढ़ लिया था इस्केमिक, हम पढ़ेंगे हेमरोजेनिक शॉक। हेमरोजेनिक शॉक क्या है भाई, लीस्ट कॉमन है, सबसे पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। 10% देखने को मिलता है, 10% देखने को मिलता है, हाँ। अभी इसमें होता क्या है, देखो इसमें ना रप्चर हो जाते हैं स्मॉल आर्टरी, जो स्मॉल आर्टरी होती है ना वो रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, स्मॉल आर्टरी क्या होती है, रप्चर हो जाती है, ठीक है। अब रप्चर की वजह से क्या होता है ना, रप्चर ऑफ स्मॉल आर्टरी ड्यू टू हाइपरटेंशन क्राइसिस। अब देखो हाइपरटेंशन तो सबको पता है, हाइपरटेंशन तो सबको पता है कि बीपी जो होती है वो बढ़ जाती है, अबाउट 220, मतलब नॉर्मल जो होती है उससे इंक्रीज हो जाती है। ये क्या 120 नॉर्मल होती है, 130 तक देखा जाता है, 130 से ऊपर हो जाती है भाई नॉर्मल। हाइपरटेंशन क्राइसिस का मतलब क्या होता है बताओ। एक होता है डायबिटिक मेलाइटिस, डायबिटिक मेलाइटिस क्राइसिस होता है, ठीक है। एक हाइपरटेंशन क्राइसिस होता है ना। तो क्राइसिस का मतलब क्या होता है, क्राइसिस का मतलब अकाल पड़ जाना, एक तरीके से अकाल पड़ जाना, कोई ये सब अकाल वाला नहीं है। तो हाइपरटेंशन क्राइसिस मतलब क्या होता है ना कि जो बीपी होती है वो अबाउट 220 हो जाती है। कितना हो जाती है भाई, अबाउट 220/130, 220/130 कितना 130 प्लस 220/130 प्लस क्या इसके साथ क्या होना चाहिए, एक ऑर्गन फेलियर होना चाहिए। क्या टारगेट ऑर्गन फेलियर, टारगेट ऑर्गन डैमेज। अगर मेरे पास पेशेंट आता है जिसका बीपी 220 + 130 है, उसके साथ उस पेशेंट का कोई एक टारगेट ऑर्गन मतलब कोई एक स्पेसिफिक ऑर्गन डैमेज है, तब मैं कहूँगा पेशेंट को हाइपरटेंशन क्राइसिस है, ठीक है भाई। देखो पेशेंट को ना अगर आप आईसीयू में जाते हो तो पेशेंट की जो बीपी होती है 230, 240, 250 रहती है, 250 तक चली जाती है, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते हाइपरटेंशन क्राइसिस है। हाइपरटेंशन क्राइसिस तभी हम कहेंगे जब पेशेंट के अंदर 220/130 प्लस टारगेट ऑर्गन डैमेज होगा, कोई एक ऑर्गन उसका डैमेज होना चाहिए, प्लस 230 अबाउट 220 बीपी उसकी होगी, तब हम जाके उसको पेशेंट को किसके अंदर फॉल करते हैं, हाइपरटेंशन क्राइसिस के अंदर। फिर उसके बाद हम इसको मेडिकेशन कौन कौन से देते हैं, तो IV देते हैं हम, क्या NIC एड्रिपिन, हाँ NIC एड्रिपिन देते हैं, NIC एड्रिपिन देते हैं। फिर IV क्या देते हैं, लेविट्रोलॉल, ठीक है। लेविट्रोलॉल जो होता है ना, देखो लेविट्रोलॉल देने में क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, तो एज अ नर्सिंग इंटरवेंशन में बताऊंगा लेविट्रोलॉल देने में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं लेविट्रोलॉल में। और फिर इसके बाद अगर हम इनकी NICT देखते हैं ना, NCCT देखते हैं हेड अपीयरेंस में, मतलब CT का, जब हमारे पास CT की फाइल आती है ना, देखो CT जो होता है ना, CT जो रिपोर्ट आती है, जो बड़ी सी फाइल आती है, वो ज़्यादातर कहते हैं डॉक्टर का देखने का काम, हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या होता है कि फाइल बना दिया, ये कर दिया, नहीं ये नहीं होता। क्या कहता था कि जब भी कुछ करो तो पीक पे जाके करो भाई, नहीं आता तो सीखो ना, फिर नहीं आता तो फिर सीखेंगे हम भाई, हम सीखेंगे, सिंपल सा फंडा है। तो NCCT हेड अपीयरेंस में क्या होता है ना, देखो अगर जब उसकी फाइल को देखोगे ना तो उसमें छोटे छोटे ब्रेन बने रहते हैं, है ना, हेड का अपीयरेंस रहता है CT में, तो उसमें क्या मिलता है, हाइपोडेंसिटी मिलती है। हाइपोडेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि जो ब्रेन रहेगा ना उसमें जो अपीयरेंस मिलेगा वो डार्क रहेगा, काफ़ी कलर का। इस्कीमिक में डार्क रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का क्लॉट हो रहा है, डार्क रहेगा। हाइपोडेंसिटी में डार्क मिलेगा। CT का हेड अपीयरेंस देखोगे तो हाइपोडेंसिटी मिलेगी, हाइपोडेंसिटी में डार्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप CT अपीयरेंस हेमरोजेनिक स्ट्रोक का देखोगे तो हाइपरडेंसिटी मिलेगी। हाइपरडेंसिटी मतलब वाइट कलर का अपीयरेंस मिलेगा, उसमें ज़्यादातर आपको मिलेगा भाई सफ़ेद, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट की वजह से ब्लड फैल जाती है, ब्लड फैलने की वजह से क्या होता है कि रेस उसको ट्रांसमिट कर जाते हैं, तो वो वाइट दिखने लगता है, ठीक है। हाइपरडेंसिटी होता है आपका NCT मतलब अपीयरेंस जो होता है, लैब अपीयरेंस का दो, लैब अपीयरेंस का, ठीक है, लैब अपीयरेंस ऑफ CT, ठीक है, अपीयरेंस, लैब अपीयरेंस ऑफ CT, हाइपरडेंसिटी वाइट कलर का दिखता है, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो आपने पढ़ लिया इस्केमिक क्या होता है, हेमरेजेनिक क्या होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नर्सिंग इंटरवेंशन, बात करने वाले नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन इन द स्ट्रोक, ठीक है। देखो नर्सिंग इंटरवेंशन हम 2 टाइप्स का करते हैं, किसमें, एक तो सबसे पहले हम एक्यूट फेज में करते हैं, दूसरा जो होता है वो हम क्रोनिक फेज में करते हैं, ठीक है, क्रोनिक फेज में करते हैं। अब आइदर हमें ये पता होना चाहिए जो पेशेंट हमारे पास आ रहा है वो एक्यूट में है या फिर क्रोनिक में है, ठीक है।
अगर हमारे पास एक्यूट में आता है तो हम क्या करेंगे, टर्न क्लाइंट टू एवरी 2 आवर्स, ठीक है। देखो पेशेंट को हमेशा हर 2 घंटे पे हमें पेशेंट को टर्न ओवर करना है, टर्न ओवर करना। अब क्यों करना है, देखो यहाँ से 2 चीज़ें वो हो सकती हैं। सबसे पहला क्या, पेशेंट तो देखो सेल्फ वो टर्न नहीं कर सकता क्योंकि उसे स्ट्रोक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर वो सेल्फ टर्न नहीं कर सकता तो उसे बेड सोर मीन्स प्रेशर अल्सर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट वगैरह करने के लिए हमें क्या करना है, हर 2 घंटे पे पेशेंट का जो पोजीशन है उसको चेंज करना है। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद क्या है, स्किन माउथ आई केयर करना है, क्योंकि पेशेंट तो सेल्फ कर नहीं पाएगा, तो स्किन माउथ आई केयर करना है। उसके बाद रॉम एक्सरसाइज करवाना टू ऑल जॉइंट, ठीक है, ऑल जॉइंट, क्योंकि देखो पेशेंट को ना कहीं ना कहीं वो पेशेंट मूवेबल नहीं हो पाएगा, ऐसा लाइक उसको पैरालिसिस वगैरह हुआ रहेगा, तो उससे क्या होगा, पेशेंट मूव नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, स्टिफनेस होगा, स्टिफनेस की वजह से आगे चल के उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ना हम रॉम एक्सरसाइज करवाएंगे, पेशेंट को रॉम एक्सरसाइज होगा। फिर मॉनिटर गैग रिफ्लेक्स। अब गैग रिफ्लेक्स, अब मुझे ये बताओ, पढ़ा तो होगा जरूर गैग रिफ्लेक्स के बारे में, नहीं पता तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर गैग रिफ्लेक्स होता क्या, बताओ गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, कौन सा नर्व उसे कंट्रोल करता है गैग रिफ्लेक्स को, ये आपको कमेंट में करना है। वीडियो को पॉज कर लिया 2 मिनट सोच लिया। अब चलो लिखो, कौन सा नर्व गैग रिफ्लेक्स कॉज करता है, मतलब करवाता है गैग रिफ्लेक्स, ठीक है, ये हो गया। कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर गैग रिफ्लेक्स बताना है आपको, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन आपका। गिव सेमी सॉलिड फूड और फिर एंटी एमोलिज्म स्ट्रोकिंग, एंटी एमोलिज्म मेडिकेशन वगैरह देने हैं पेशेंट को। ये सब चीज़ें होगी कॉमन चीज़ें। अब हम पढ़ेंगे इन क्रोनिक फेज। अभी क्रोनिक फेज में क्या कर रहे हैं हम, नेग्लेक्ट मतलब यूज बोथ साइड का मतलब हो गया कि पेशेंट को ना हम प्रॉपर मोबिलाइज करवाएंगे, है ना, दोनों तरफ, दोनों बॉडी पार्ट में। पेशेंट को कहेंगे कि अगर एक तरफ आपका पैरालिसिस है तो दूसरे तरफ वाले बॉडी को आप प्रॉपर यूज़ करिए, ठीक है, ये हो गया। इफ़ डबल विजन पुट पैचेस ऑन द आई, डबल विजन का मतलब होगा कि एक साथ 2 आदमी दिख रहे हैं, जैसे एक है यहाँ पे तो एक दूसरा दिख रहा है, डबल विजन है। तो डबल विजन है ना, तो जो डबल विजन है तो जो अफेक्टेड आई है उस पर हमें पैचेस रखने हैं, कोल्ड पैचेस जिसे कहते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट मोबिलिटी, पेशेंट को प्रॉपर मोबिलिटी करवानी, गेट थेरेपी देनी है। फिर ठीक है, टीच ट्रांसफ़र टेक्निक, पेशेंट को भी टीच ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये डिप्लोपिया जो होता है ना, डिप्लोपिया मतलब डबल विजन जिसे कहते हैं, यहाँ पे डबल विजन, ये कौन से नर्व्स के उससे होता है, किसके नर्व के पैल्सी से होता है, ठीक है, नर्व कौन से नर्व इसके रिस्पॉन्सिबल होता है, बताओ कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है, बताओ। कमेंट को रोक लिया, कर लिया, सोच लिया, हो गया। अब देखो डिप्लोपिया जो होता है ना, ड्यू टू थर्ड नर्व पैल्सी, ठीक है, थर्ड नर्व जो होता है ना, थर्ड नर्व पैल्सी की वजह से ना डिप्लोपिया होने के चांसेस हो जाते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्ट्रोक होता है फिनिश। स्ट्रोक के सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो नर्सिंग इंटरवेंशन हो गया, टाइप्स हो गया है ना, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, बी फास्ट वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं। तो नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ तुम्हारा आपका ख़त्म होता है, ठीक है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद ना, देखो मैं बताऊँगा, छोटी सी चीज़ है ना, जब भी आप इसे पढ़ रहे हो, है ना, तो देखो सेल्फ नोट्स बनाओ, है ना, नोट्स आपको अपना खुद का बनाओ। सर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सर का भी लो, ठीक है, लेकिन अपना थोड़ा अपना दिमाग यूज़ करना है, ठीक है, स्पून फीडिंग नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए सेल्फ नोट होना चाहिए हमारे पास खुद का, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अब तो फिनिश हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसके बारे में हमारा रहेगा ब्रेन इंजरी है, ठीक है। ब्रेन इंजरी के बारे में मैं आपको जितना जल्दी हो सकता है मैं उतना जल्दी उस पर वीडियो बनाऊंगा, ब्रेन इंजरी के बारे में, ठीक है, कितने टाइप्स के ब्रेन इंजरी वगैरह होते हैं, ये सब हो गया। तब तक के लिए धन्यवाद। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। देखो आप लोग का सब्सक्राइब करना ना, अगर आप एक सब्सक्राइब करते हो, एक लाइक करते हो, तो उससे आपका कुछ नहीं होगा, मेरा भी ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस हाँ एक सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ चलो कोई यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, 20-20 GB 25-25 GB के वीडियो बन रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डाटा यूज़ हो जाता है इसमें अपलोड करने में। तो कहीं ना कहीं मेरा मेहनत होता है कि यार लोग कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाता है इंसान को कि हाँ चलो एक सपोर्ट मिल रहा है ना, कि मैं बना रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, मेरे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत, थैंक यू गाइस, वेलकम।